अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खुशखाश हैं? सुबह बखैर आप लोगों को। और शो का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि सबसे बड़ा क्रिकेट का जो मेला है T20 वो सजने वाला है। दुनिया की नज़रें जो हैं इस मेले पे जमी हुई हैं, मगर मुतनाज़ा ख़बरें आ रही हैं, अजीब अजीब से ख़बरें आ रही हैं। ख़बर ये आई है कि ये जो क्रिकेट का मेला है ये भारत में सजने वाला है, जहाँ निपा वायरस जो है वो फैल चुका है। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि बहुत से केसेस भी वहाँ रिपोर्ट हुए हैं और बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है, क्योंकि हज़ारों की तादाद में क्रिकेट शायकीन जो है भारत का रुख कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो है बहुत से जो है क्रिकेटर्स भी वहाँ ज़ाहिर जाएंगे और परफॉर्म करेंगे। तो अब ये देखना ये है कि भारत जो है इस सूरत हाल को कैसे निपटाएगा। और भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है मगरबी बंगाल में जो है निपा वायरस के कम से कम 5 केसेस जो है रिपोर्ट हो चुके हैं और उन लोगों को जो क्वारंटीन में उन्होंने रखा हुआ है। देखना यह है कि या ये डिजीज़ जो है ये कॉन्टेजियस है या नहीं है, और ये एक अफराद से दूसरे अफराद तक फैलती है, या ये जो वायरस है जिस शख्स में हो वो ट्रांसफरेबल नहीं होता। और दूसरी जगह अगर हम बात करें तो कोलकाता की भी जो 2 नर्सेज हैं वो मुबैना तौर पर तशवीशनाक हालत में हैं इस वक्त और ज़ेर इलाज हैं। सूरत हाल इस वक्त संगीन है, मगर देखना यह है कि जो मेला जो सजने वाला है कुछ ही दिनों में, अब क्या शहर बदलेंगे, वेन्यू बदलेगा, मुलतवी होगा, या बहुत सख्त से सख्त जो है इंतजामात किए जाएंगे। ICC T20 वर्ल्ड कप जो है 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की मुश्तरका मेज़बानी कर रहा है। कुछ मैचेस जो हैं वो कोलंबो में हैं और बाकी मैचेस जो हैं भारत में हैं। कोलंबो में मैच इसलिए रखे गए क्योंकि पाकिस्तान को सिक्योरिटी खदशात है, जिसकी वजह से पाकिस्तान कहता था कि उनको न्यूट्रल वेन्यू दिया जाए, जो कि दिया गया है। इसकी बरक्स आपने देखा कल ही एक न्यूज़ आई जिसमें बांग्लादेश को ICC वर्ल्ड कप से आउट कर दिया गया। उनको भी सिक्योरिटी खदशात के जिसकी बना पर उनको न्यूट्रल वेन्यू नहीं दिया गया। और इसके साथ साथ आज हम बात करेंगे ग्लोबल चेंजेस के ऊपर जो कि होने जा रहे हैं। तब तमाम नज़रें जो है मशरिक़ वुस्ता पे लगी हुई हैं। और अगर हम थोड़ी सी पॉलिटिकल हवाले से बात करें या ग्लोबल इकॉनमी के ऊपर बात करें या स्ट्रेटजी के ऊपर बात करें, तो अमरीकी मीडिया के मुताबिक जो है ट्रंप इंतज़ामिया ने जो है ईरान से नई जोहरी डील के ऊपर जो है 4 कड़ी शर्तें रखी हैं, और जिनमें से ईरान को यूरेनियम की मुकम्मल मुंतकली के ऊपर कहा जा रहा है। और इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि तमाम मिसाइल्स जो हैं उनको वो जो है मफलूज कर दें और पाबंदी उस पर आयद की जाएगी। और इसके साथ साथ प्रॉक्सी ग्रुप्स जो हैं उसका ताउन जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिए जाने का जो है ये शराइत में शामिल किया गया है। अब अमरीकी मीडिया ने यह भी दावा किया है कि ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए ट्रंप इंतज़ामिया ने ब्लॉकेट की हिकमत अमली अप्लाई की है, ब्लॉकेट पर गौर करी है कि ईरान जो है तेल जो है बरामद ना कर सके। और दूसरी जानिब ये भी कहा गया है कि ईरान ने अमेरिका और इसराइल को सख्त वार्निंग भी दी गई है। ईरान ने कहा अगर हमारी तरफ नज़रें दिखी तो ये हम लोग इसको एक वॉर समझेंगे, हम इस पर जो है 2 टोक जवाब भी देंगे और ये ना समझिएगा कि ईरान जो है मुकम्मल तौर पर चुप रहेगा। तो आज हम इस सारी सूरत हाल पर बात भी करेंगे। और दूसरी जानिब एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट यह है कि UAE अरब अमारात ने ऐलान किया है कि वो अपनी कोई भी बेस जो है अमेरिका को नहीं देगा ताकि वो ईरान पे अटैक करे। तो आज हम इस पर बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर बैनुल अक़वामी अमूर मंसूर जाफ़र साहब, जिनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। सर, मशरिक़ वुस्ता पे तो सबकी नज़रें जमी हुई हैं, हमारी तमाम लोग जो हैं इस वक्त हम लोग बहुत परेशान हैं कि क्या होने वाला है। इस तरह रोज़ एक आधी स्टेटमेंट आ जाती है जिससे क्योस फैल जाता है और फिर कुछ दिनों बाद वो क्योस ख़त्म हो जाता है, फिर एक नई स्टेटमेंट आ जाती है। तो ये क्या हो रहा है? जी, ये जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, कहने को तो इस वक्त इसको एक अमेरिका एक यूनिपोलर वर्ल्ड के तौर पे पेश कर रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अमेरिका इस वक्त दाखिली तौर पे जिस बहरान का शिकार है, बेसिकली इसी बहरान को बुनियाद बना के उन्होंने ईरान में होने वाले जो मुजाहरे हैं उनको अपने लिए बड़ी नेमत गैर मुतरक्कबा जाना था और एक रजीम चेंज का एजेंडा लेके उस वक्त से एक ऐसा रिहॉर्ट्रिक, ऐसा इश्ताल अंगेज बयानिया जो है उन्होंने तश्कील देना शुरू कर दिया कि जिसके नतीजे में वहां पे बड़े पैमाने पे हलाकतें हुई और एक मुदाखलत का माहौल पैदा हुआ। और उसके बाद जब वो तमाम की तमाम हंडिया जो है वो बीच चौराहे में फूट गई और जो उनके हामिद करजई अल मारूफ पहलवी खानदान के चश्मा चिराग है वो फरार हो गए, उनको नाकाबिल कबूल करार दे दिया गया। तो उसके बाद दुनिया के सामने अपनी खजालत मिटाने के लिए ईरान के पास जो है इस वक्त कोई ऐसा एजेंडा मौजूद नहीं है
स्वाय इसके कि वो अपनी मिलिट्री माइट और अपने मिलिट्री मसल्स को फ्लेक्स करके दुनिया के सामने और खासतौर पे ईरानी अवाम और उनकी सियासी और अस्करी क़यादत के सामने अपने आप को ऐसे ही है कि जैसे एक पहलवान जो अखाड़े में तो उतर ना सकता हो लेकिन वो बाहर बैठ के ललकार रहा हो कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इस वक्त अमेरिका को एहसास हो गया है कि खित्ते की जो जियो पॉलिटिक्स है वो अमेरिका के हक में नहीं है। बिलखुसूस जिन ममालिक से माजी में, जिन खलीजी मुल्कों से माजी में अमेरिका जो है वो ईरान को डराया करता था या ईरान की वजह से इन ममालिक को डराया जाता था, अब वो तमाम के तमाम अमेरिका की ये गेम समझ चुके हैं। और यही वजह है कि अब सऊदी अरब समेत यूएई ने भी इस वक्त अपनी जो एयर स्पेस से लेके जमीनी कोई भी ऐसी सहूलत के जो ईरान पर हमले में मददगार हो सकती है उसे देने से दो टोक अल्फाज में इनकार कर दिया। और खासतौर पे यूएई का इनकार इस हवाले से माने खेज है कि वो तो इब्राहिम अकॉर्ड पर दस्तखत करने वाला एक मुल्क है और उसके इसराइल के साथ ताल्लुकात हैं, अमेरिका के साथ यकीनन उनकी बड़ी शर्ती है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि अमेरिका को जो इत्तेहाद, और इससे पहले कतर, तो यकीनन उसके तहफ़्फ़ुज़ात अपने आप के सामने हैं। ये खित्ते वो ममालिक हैं, ये वो बेसिस हैं कि जहाँ पे अमेरिकी इस वक्त प्रेजेंस मौजूद है। और ईरान ने खुद अमेरिका की धमकी के जवाब में जो मैं समझता हूँ ऐलानात किए हैं वो भी आंखें खोलने के लिए काफी हैं अमेरिका की। अच्छा मंसूर जाफर साहब, ये जो 4 शराइत रखी हैं, आपको लगता है ये लागू होंगी या इस पे बैठ के कोई निगोशिएशन होगी या टेबल टॉक होगी या डायरेक्ट ये धमकी है? देखिए जी, जहां तक तो उनका ये कहना कि ईरान जो है वो अपना अफजूदा यूरेनियम जो है वो भी किसी दूसरे मुल्क को मुंतकिल नहीं कर सकता और यहाँ पे मकामी तौर पे इसकी अफजूदगी जो है वो भी बंद कर दी जाए। और फिर इसी तरीके से जो प्रॉक्सीज पर पाबंदी की बात की गई है, ये मैं समझता हूँ इस नौयत की शराइत है कि ऐसे जैसे आप कहना चाहिए नाकाबिल कबूल है ईरान के लिए। और कोई भी आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क जो है वो अपने जौहरी तवानाई के सिविल इंतजाम और इंसराम के हवाले से कभी भी अपने पर नहीं कटवाता। और यही वजह है कि माजी में भी आपके इल्म में होगा कि ईरान ने अब भी इवन इस जंग के माहौल में भी ईरान जो है वो अगरचे अमेरिका और ईरान के बराह रास्त सफारती ताल्लुकात नहीं हैं, लेकिन उनके जो वजीर खारजा इराकची और मशरक वस्ता के लिए जो अमरीकी सदर के मुशीर खास हैं स्टीव बेटकोफ, उनके दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से अब भी पेशकश की जा रही है ईरान की तरफ से। और खुद अमरीकी सदर को भी इस बात का अंदाजा नहीं है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ जंगी हिकमत अमली में यकीन रखते हैं और मुज़ाकरात का इस अंदाज से उन्होंने कभी सामना नहीं किया। लेकिन उनको जो व्हाइट हाउस की तरफ से और मुख्तलिफ उनके जो थिंक टैंक्स हैं यही मशवरा दे रहे हैं कि आप ईरान को मुज़ाकरात में इंगेज कीजिए, लेकिन वो ये चाहते हैं कि जमीन बिल्कुल वो सरेंडर करने के बाद आपके सामने जो है मुज़ाकरात पर पेश हो। ईरान चाहता है कि अपने इसी स्ट्रेंथ के साथ जो इसके साथ इस वक्त जंगी स्ट्रेंथ मौजूद है, हत्ता कि उनके मिसाइल प्रोग्राम को कंटेन करने की मफलूज करने के लिए कहा गया है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में तो कोई भी आवाज, यानी इस वक्त अमेरिका ये चाहता है कि ईरान उनके सामने बिल्कुल वो मंजरनामा पेश करे कि जो माजी में जब एक आजाद फलस्तीनी रियासत का ख्वाब दिखा के एक बगैर फौज के एक फलस्तीनी रियासत कायम करने की जो कोशिश की गई थी, जिसका आपको इस वक्त झलक मगरबी किनारे के अंदर नजर आती है, तो आपके इल्म में है कि वहां आज मगरबी किनारे में फलस्तीनियों का क्या हाल है। ये इस वक्त गजा ही था कि जो इस वक्त इसराइली और अमरीकी मिलिट्री माइट के सामने खड़ा हुआ और आपने देखा कि इस 2-2.5 साल में तबाही और बर्बादी के बाद आज यही अमेरिका और इसराइल जो है उससे मुज़ाकरात पर मजबूर है। और इस वक्त मुज़ाकरात का दूसरा मरहला और उसके बाद जो नाम नहाद उनके डीमिलिटराइजेशन और गजा जो नाम नहाद उनके जो पीस प्लान है वो इस वक्त ऑन टेबल है। तो अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि रूस और चीन के साथ जो है ईरान के दिफाई ताउन को आप किस जाविये से देख रहे हैं? आपको लगता है कि ये छुपे हुए जो हैं वो साथ एक ब्लॉक बनाया हुआ उन्होंने? आपके इल्म में होगा कि जब ये न्यूक्लियर टॉक्स के हवाले से माजी में जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो उस वक्त भी इस नौयत की खबरें सुनने को मिल रही थी कि शायद ईरान अपना जो तकरीबन बहुत बड़ी हद तक अफजुदा यूरेनियम है वो रूस में महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दे। तो लिहाजा उनके स्ट्रेटेजिक ताउन और रीजन में उनकी जो एक अलाइनमेंट तो मौजूद है। और बिलखुसूस अगर आप इस अलाइनमेंट को थोड़ा सा माजी में 1 साल पहले की डेवलपमेंट के साथ मिलाकर पढ़ें या देखें तो आपको आइडिया होगा कि यही वो रूस है कि जिसने ईरान की हिमायत याफ्ता या ईरान की हामी जो एक बशार अल-असद रजीम थी शाम के अंदर, उन्हें बचाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया था। और इसी
इसी जो एक सप्लाई चेन डेवलप हुई थी कि ईरान से जो असला शाम जाता था और शाम से फिर हिजबुल्लाह और फिर पूरा मिडिल ईस्ट के अंदर वो तस्कीम होता था। तो ये एक स्ट्रेटेजिक लिंक मौजूद है और यही वजह है कि आज भी ईरान के साथ यानी चीन और ईरान दो रूस यूज इस वक्त सफारती तौर पे बिल्कुल अपना जो वेट है वो ईरान के पलड़े में डाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें आइडिया है कि इस वक्त अगर खित्ते के अंदर कोई अमेरिका के तौसीफ पसंदा अमेरिका और इसराइल के तौसीफ पसंदा नाज़ाइम को कोई चैलेंज कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ईरान है। तो वो नहीं चाहते कि ईरान को इस हवाले से नहत्ता छोड़ दिया जाए, तरह छोड़ दिया जाए। वो दामे दरहम सुखने और डिप्लोमेटिक सपोर्ट जो है वो आज भी ईरान के साथ जारी और सारी है। और उसके साथ साथ अभी रिसेंटली अगर आपने खबरें देखी हो तो चीन से बड़े पैमाने पे जो है वो फौजी साजो सामान की तरसील जो है वो भी ईरान के अंदर शुरू हो गई है। बिल्कुल। अच्छा, अमेरिकी मीडिया के मुताबिक नेवल ब्लॉकेट के हवाले से आप क्या कहेंगे? जब नेवल ब्लॉकेट कर दिया जाएगा तो क्या होगा? देखिए जी, नेवल ब्लॉकेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ ईरान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अमेरिका को यकीनन इस बात का बड़ी अच्छी तरह अंदाजा है कि ईरान के साथ नेवल ब्लॉकेट का जो एज है वो इस वक्त दुनिया के किसी और मुल्क के पास नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ इस बहरे अमर में बाबुल मंदब एक ऐसी जगह है कि अगर उसका ब्लॉक किया जाए तो वहां पे शिपिंग लेन बंद होती है। अगर आज ईरान जो है वो आबनाए हुर्मुज को बंद कर देता है तो उससे न सिर्फ और सिर्फ दुनिया की जो इस वक्त तेल की तरसील है बल्कि पूरा अरब खित्ता जो है इसकी तेल की तरसील जो है वो उसी आबनाए से होती है, उसी स्ट्रेट से होती है। और उसके साथ साथ उसको बंद करने से ये जो इस वक्त अमेरिका नारा लगा रहा है और खासतौर पे हम नेवल ब्लॉकेट कर देंगे, तो नेवल ब्लॉकेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ उससे ईरान मुतासर नहीं होगा, खित्ते के दीगर ममालिक भी मुतासर होंगे। वो अमेरिका को कभी इस बात की इजाजत नहीं देंगे कि वो इस नौयत का अहमकाना इकदाम उठाए कि जिसके दूरस्थ नताज जो हैं वो उनकी न सिर्फ सिक्योरिटी पर पड़े बल्कि उनकी मैशत पर भी पड़ने का इम्कान है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ऐसी गीदड़ भपकियां हैं कि आप अपना यूएसएस अब्राहम जो जहाज है उसको भेज देते हैं खित्ते के अंदर। इस वक्त जो उनकी जो बहरीन के साथ जो समंदर है वहां पे उनका एक फ्लीट मौजूद है, लेकिन उसे वो इस्तेमाल इसलिए नहीं कर सकते कि तमाम खित्ते जो है उन्होंने अपनी एयर स्पेस और अपनी जमीनी जो फैसिलिटीज है वो देने से इनकार कर दिया है। तो ऐसी सूरत में अमेरिका के पास इस वक्त कोई हमले का ऑप्शन मौजूद नहीं है। अमेरिका सिर्फ और सिर्फ इस नौ की धमकियां और ऐलानात करके खाम खा का एक जंगी माहौल पैदा करना चाहता है और अपनी वो खजालत मिटाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि अपना जो दाखिली बहरान जो इसे सख्त शदीद मौसमी सूरत में दरपेश है और उसके साथ साथ जो उनके इस वक्त कनाडा की सरहद के साथ जो इलाके हैं वहां पे जिस अंदाज से इस वक्त एहतजाज ने सर उठा रखा है और वहां पे इमिग्रेंट्स के मसाइल है वो तमाम के तमाम दुनिया के सामने है। और वहां पे इस वक्त हलाकतों की इतलात आ रही हैं। अगर ईरान में होने वाली हलाकतों पे अमेरिका को बड़ी तशवीश होती थी तो यकीनन दुनिया को भी इस बात पे बड़ी तशवीश है कि जिस अमेरिका की तामीर और तरक्की में इमिग्रेंट्स जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, आज उन इमिग्रेंट्स के साथ ईरान जो है वो अपनी सड़कों पे क्या वहशियाना सलूक कर रहा है, उनकी जो फेडरल फोर्स है वो किस अंदाज से इस्तेमाल की जा रही है। तो ये वो बहरान है, क्योंकि इस वक्त जो मिड टर्म इलेक्शन है उसके हवाले से जो पोल्स आ रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन सर्वेज आ रहे हैं, जो राय आमा के जायजे आ रहे हैं, उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब की पोजीशन है बड़ी वीक जा रही है। ऐसी सूरत में उन्हें अपना वो जो एक नाम नहाद मागा बेस है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो उनका एक नारा था और उसके गिर्द जो उन्होंने कुछ लोगों को रैली किया था, वो भी उनके साथ शाकी हैं, तितर बितर हैं कि उनकी ये जो जंगी पॉलिसियां हैं और खासतौर पर अपने आप को अमन का सदर और नोबेल इनाम का हकदार होने का दावा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस वक्त कहाँ कहाँ जंगी महाज खोल रहे हैं और किस अंदाज से उन्होंने दुनिया के हर मुल्क से जो टक्कर ले रहे हैं। कभी वो तिजारती जंग खोल देते हैं, कभी वो जमीनी हमले शुरू कर देते हैं, तो ऐसे में अमेरिका की जंग खोल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जो ईरान ये बताएगा कि किसी भी हमले को मुकम्मल जंग का करार देना, ये स्टेटमेंट जो है ये कितनी इंपॉर्टेंस रखती है ईरान की जानिब से? ये तो यकीनन उन्होंने इस बात से कहा कि इसकी जो अलामती एक्टिविटी भी की जाएगी, कोई जरूरी नहीं है कि ईरान पे ऑल आउट हमला किया जाए, उसके मफादात पे किसी नौयत का हमला भी जो है तो वो ईरान जो है वो इसे एक्ट ऑफ वॉर तस्वर करेगा और उसे एक्ट ऑफ वॉर के तौर पर रिस्पॉन्ड करने का अपना जो है एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत का हक जो है महफूज रखता है। यही वो मैं समझता हूँ दो टोक ऐलानात हैं कि जिसकी वजह से अमेरिका को इस वक्त पेशकदमी की जरूरत नहीं हो रही। वो सिर्फ और सिर्फ एक खबरों के जरिए, इस नौयत की मसल फ्लेक्सिंग के जरिए और अपनी जो फौजी साजो सामान की नकलो हरकत और तैयारियों को शो करके ईरान पर दबाव बढ़ाना चाहता है ताकि किसी तरीके से उसे अपनी शराइत पर नेगोशिएशन टेबल पर लाया जाए
और यकीनन इस पूरे कजिए का अगर कोई हल है तो वो जंग नहीं है, वो मुज़ाकरात ही हैं। आपने नोट किया होगा कि जब मुजाहरे हो रहे थे उस वक्त भी मुजाहिरीन के खात्मे के हवाले से भी इसी नौयत की जंग मुसल्लत करने के और उनके उनके जो गम में जो घुले घुले जा रहे थे कि जी हम उन्हें कत्ल नहीं करने देंगे, उनको फांसियां नहीं देने देंगे, तो तमाम के तमाम मामला जो है वो ईरान ने मुज़ाकरात की मेज पर दावत के हवाले से ही हल किए थे। अच्छा मंजूर जाफर साहब, दुनिया में एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल, थोड़ा सा आप मुझे इसमें बेहतर बता सकते हैं, मेरी रहनुमाई कर सकते हैं कि ये कहा जा रहा है कि मशरिक वस्ता जो है, जिसको गल्फ कंट्रीज के जो साथ साथ कहा जाता है, वो एक अलाइन हो जाएगी, वो एक पावर बन जाएगी जिसका एक सरबराह होगा जो कि टॉक करेगा पूरी दुनिया से। क्या ऐसी बात है? देखिए जी, ये ख्वाहिशात तो हो सकती हैं, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ इस वक्त हमें दिखाई दे रहे हैं उसमें गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर भी एक आपको थोड़ी सी दरार और रिफ्ट नज़र आती है। बिलख़ुसूस रिसेंटली अगर आपने सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान जो यमन की सरज़मीन पर होने वाली जो एक मुठभेड़ है, बल्कि मैं तो कहूँगा ऑल आउट वॉर जो है वो देखी है, उसके बाद से इन दोनों मुल्कों के, ये खित्ते के 2 अहम मुल्क हैं। बाकी जो खलीजी ममालिक का अपना पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक वेट है, लेकिन इनका जो एक मईशत और इनकी जो पोजीशन है जीसीसी में, वो इस वक्त बहुत ही दिगरगू है। और इनके सिर्फ और सिर्फ इस यमन के मामले पर इख्तिलाफात नहीं हुए, बल्कि माजी में जो तेल की पैदावार उसको कंट्रोल करने के हवाले से जो हकूक हैं उसको भी। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो बहुत बड़ी जो बोन ऑफ कंटेंशन बनी हुई है अमेरिका की तरफ से, जो एक बार बार अब्राहम अकॉर्ड पर दस्तखत की बात की जाती है, तो जो यूएई है उन्होंने तो पिछले दौरे हुकूमत में ही इसको साइन कर लिया था और अब वो दीगर मुल्कों से भी तवक्को रखते हैं। लेकिन आपने देखा कि सऊदी अरब अपना इस इशू पर जो दो टोक मौक़िफ़ कई बार वाज़ेह कर चुका है कि हम उस वक्त तक इस ज़मन में प्रोसीड नहीं करेंगे जब तक एक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत मकबूजा मशरक़ी बैतुल मक़दस के दारुल हुकूमत के साथ तश्कील नहीं पाई जाती। तो आप इस वक्त देख सकते हैं कि उसकी तश्कील के इम्कानात यानी बहुत कम हैं, बल्कि अगर कहा जाए कि मादूम होते जा रहे हैं इसराइल की पॉलिसियों के तनाजुर में। और ख़ासतौर पे अमेरिका जिस अंदाज से उस खित्ते में एक अपनी इंटरनेशनल चौधराहट, बल्कि आलमी इदारों के मुकाबिल इदारे खड़े करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो गजा जो उनका पीस प्लान हो या इसी नौयत की चीज़ें, तो इसे तो इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा का मुतबादल करार दिया जा रहा है। और बिलखुसूस जो एजेंडा उनके सामने है, जिस तरीके से वो दुनिया भर के तनाज़ात उस प्लेटफॉर्म से हल करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ ये एक दुनिया को पागल बनाने वाली बात है, उनको एक ऐसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाली बात है कि जिसमें अमेरिका ही अपने आप को लीड करता हुआ दिखाई दे और ये बाकी सब एक बैंड वैगन के तौर पे उन्हें पपेट्स ज्वाइन के करें। तौर पे जाने जाएं, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, यूएई ने जो ऐलान किया था कि हम अपनी एयर स्पेस नहीं देंगे या हम अपनी कोई भी बेस नहीं देंगे अमेरिका को ताकि वो ईरान पे हमला करे, अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट्स की, स्ट्रेटजीज़ की, तो दे वर ऑलवेज बीन वेरी प्रो टूवर्ड्स अमेरिका। तो आप क्या समझते हैं, सफारती ताल्लुकात, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स क्या इस चीज़ को जो है रूल आउट कर पाएंगे ही? देखिए जी, इस वक्त जो ईरान की तरफ से रद्द-ए-अमल आया है कि उन्होंने कहा कि हम इस वक्त खित्ते में कोई भी अमेरिकी इंटरेस्ट वो अगर हमारे टारगेट पे रहा, यानी हम पर अगर किसी नौयत का भी हमला किया गया तो हम उसे, बल्कि नाम लेके उन्होंने यानी दुबई और अबू धाबी का, कि हम इन जगहों को भी हिट करने से बाज नहीं रहेंगे, हम इनको भी निशाना बना सकते हैं। और आपके इल्म में है कि ये खित्ते की पूरी इकोनॉमी जो है वो सर्विसेज की इकोनॉमी है, वहां पे कोई पैदावार तो है नहीं, सिर्फ और सिर्फ खिदमात देते हैं, टूरिज्म है, इस नौयत की चीजें हैं। तो आपको पता है कि टूरिस्ट सिर्फ उसी मुल्क का रुख करते हैं जहाँ पे अमन अमान हो, और अगर जंग के साए वहां मंडला रहे होंगे तो ऐसी सूरत में आप सोच सकते हैं कि इन इन रीजन्स की एक दिनों के अंदर, बल्कि दिनों क्या बल्कि लम्हों के अंदर जो है वो पूरे के पूरे इलाके जो है वो खाली हो सकते हैं। और फिर उनकी जो बड़ी बड़ी पलक बोस इमारतें हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक खंडर का ढेर ही दिखाई देंगी। ऐसी सूरत में ये यूएई के लिए बहुत अहम था कि वो कम से कम अपनी इस मौक़िफ़ का इजहार करे कि वो ईरान के खिलाफ होने वाली किसी भी कार्रवाई में शरीक नहीं है। हालांकि आपके इल्म में होगा कि यूएई और ईरान के दरमियान उनके कुछ समंदरी जज़ायर का भी झगड़ा है, आप उसे सरहदी झगड़ा कह सकते हैं, लेकिन वो इस आड़ में वो झगड़ा भी हल नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि अमेरिका के साथ इस मौके पे साथ देके वो अपनी जो मईशत और अपनी जो लॉन्ग टर्म वहां पे स्ट्रेटेजिक उनकी एक पोजीशन है उसको बड़े पैमाने पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे। तो लिहाजा उन्होंने दो टोक अल्फाज में इस बात का ऐलान करना मुनासिब जाना कि हम ईरान के खिलाफ होने वाली कोई भी सरगर्मी जो है उसमें शिरकत नहीं करेंगे या उसमें
सहूलतकार नहीं बनेंगे। अच्छा मसूद जाफर साहब, अगर ये खिता जंग में धकेला जाता है तो कितना बड़ा नुकसान है इकोनॉमिकली, स्ट्रेटेजिकली, डिप्लोमेटिकली और ओवरऑल? ये तो बहुत बड़ा नुकसान है जी, क्योंकि आपके इल्म में है कि ये पूरा खिता जिस तेल की दौलत से माला माल है, और दुनिया भर में जो एक तेल की सप्लाई है बड़ा हिस्सा इसी रीजन से जाता है। तो ऐसी सूरत में खुद अमेरिका की इकोनॉमी जो है और उनका अपना जो तेल का जो सप्लाई का नेटवर्क है वो सारे का सारा डिस्टर्ब होने का इम्कान है। तो अमेरिका यकीनन अपने फैसले, खासतौर पे जो अमेरिकी जो दूर दूर जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, मतलब अगर आप डोनाल्ड ट्रंप साहब को उससे निकाल दें तो वो अपने ये फैसले बड़े दूरंदेशी से करते हैं और वो एक लंबी प्लानिंग करते हैं। यही वजह है कि इस तमाम जंग के बादलों के बावजूद जो है अपनी जो मईशत है, और खासतौर पे अगर अमेरिका को ग्रेट अगेन बनाना है तो उसके लिए जो सरमाया जो तो उस पूरे यानी सरमायाकारी का जो हब है वो यही रीजन है। यही असला बेच के उन्होंने अपनी दिफाई सनत को फरोग देना है। यहीं पे उन्होंने अपने टूरिस्ट भेज के एक जो भी मुतबादल आपके लिए सर्विसेज लेनी है। तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ इस वक्त तो बल्कि ये पूरा रीजन जो है, गल्फ पूरा कंट्रीज जो हैं वो वेस्टर्न टूरिस्ट का एक बहुत हब बना हुआ है, क्योंकि आपके इल्म में है कि पूरा यूरोप और अमेरिका इस वक्त सख्त सर्दी की लपेट में है और तमाम लोग जो हैं इन दिनों सिर्फ और सिर्फ इन्हीं इलाकों में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्हें एक बड़ा ही मुतवाजन मौसम मिलता है जिसमें वो कम से कम इन्वेस्टमेंट्स बहुत हो रही हैं, यूक्रेन की इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, इसके अलावा बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स भी वहाँ इस वक्त हो रही हैं, इकोनॉमी बूस्ट हो रही है। अच्छा, गोल्ड के हवाले से बताएं, क्या गोल्ड जो है अभी मजीद बढ़ेगा? इस वक्त जो ट्रेंड जा रहा है जी गोल्ड और सिल्वर दोनों के हवाले से, वो तो यही पेश गोइयां हैं कि ये मजीद इसको बढ़ावा होगा। अब इसके पीछे क्या नासर कार फरमा है, तो मेरी तजारती सेंस जो है इतनी तेज नहीं है, लिहाजा मैं इसी पे इक्तफा करूंगा। अच्छा मसला बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसका मतलब है कि मशरिक़ वुस्ता जो है इस वक्त सिर्फ टेबल टॉक के ऊपर जो है उसका इलाज हो सकता है, अदरवाइज़ जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मसूद जाफ़र साहब, हमारे साथ थे माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर, और जो हमें बता रहे थे कंप्लीट सिनेरियो कि क्या होने वाला है। मशरिक़ वुस्ता जो है वैसे ही कहते हैं ना कि जंग की लपेट में आया हुआ है, मगर अभी एक दूसरे को धमकियाँ दे रहे हैं, और एक जो नेवल ब्लॉकेट है उसका मामला जो है वो ज़ेर गौर है। क्या होने वाला है, यूरेनियम की अफजूदगी के हवाले से भी बात की जा रही है, और प्रॉक्सी ग्रुप्स के हवाले से बात किया जा रहा है कि अगर ये सारी शर्तें जो है ईरान मान लेता है तो ये खिता बच जाएगा, अदरवाइज़ देखें क्या होने वाला है। तो व्यूअर्स, हम लोग छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, मगर आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक व्यूअर्स, आपको एक कहते ना कि नागुरेज जो वाक़या है उससे आगाह करते हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि पाकिस्तान के मारूफ जो है कि एक बॉक्सर आगा कलीम को कुछ रोज़ पहले ही नामालूम अफराद ने जो है असले के ज़ोर पर लूट लिया है, और उनसे जो है 1 लाख रुपए नकद के अलावा मोबाइल फ़ोन और अहम दस्तावेज़ात जिसमें ATM कार्ड, उनका वॉलेट और NIC और दीगर डॉक्यूमेंट्स भी शामिल हैं। और ये वाक़या ना सिर्फ एक अफसोसनाक है बल्कि हमारे माशरे के लिए एक बढ़ती हुई अदम तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर जो है गहरा सवालिया निशान छोड़ता है कि जहाँ जो है आम आवाम जो है वो कंप्लेन करती है स्ट्रीट क्राइम के ऊपर, वो महफूज नहीं है। तो वहाँ हमारे जो इतने माशाल्लाह नोबल लोग हैं और जो लोग जो हैं एक माशरे में एक इम्पोर्टेंस रखते हैं, वो भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। तो हम उनसे पूरा वाक़या जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वो वीडियो लिंक पे मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम आगा कलीम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर ठीक है, खिलाफत से? बिल्कुल ठीक ठाक, और बिल्कुल जहाँ हम बात करते थे बॉक्सिंग के हवाले से, जहाँ बात करते थे आपके इवेंट्स के हवाले से, आज हम बात करने लगे हैं कि वाक़या क्या पेश आया है, कब आया है पेश? जी बिल्कुल, रिसेंटली मेरी फाइट अभी हुई थी अगेंस्ट इसराइल पर, अल्हम्दुलिल्लाह उसको मैंने बीट किया था अपने दिसंबर में, मैंने फाइट विन की। तो जो मेरी नेक्स्ट चैंपियनशिप थी इन थाईलैंड 10 मार्च से लेकर 20 मार्च तक, तो उसके लिए मैं तैयारी कर रहा था, और जो मैंने पैसे इकट्ठा किए थे जाहिर सी बात है मेहनत करके लोगों से हेल्प लेकर। तो रिसेंटली कल जब मैं मीज़ान बैंक गया, 7 नंबर कब्रिस्तान के पास करीब पड़ता है हमारा बैंक है मीज़ान बैंक, तो जब मैंने वहां से पैसे निकाले तो 1 लाख रुपए कैश निकाला। तो मैं करते करते मैं अपने क्लब पहुंचा। जैसे क्लब के गेट पे पहुंचा, क्लब के गेट पर 2 बंदे मेरे पास आए, असले की जोर पर मेरे पे चैम्बर मारा, और मेरे पे यहाँ गए, यहाँ मेरे पे रखा, दोनों ने चैम्बर मेरे पे रखे, और दोनों ने मुझे लूटा, मुझसे पैसे लिए, नगद 1 लाख रुपए कैश लिया।
मुझसे मोबाइल लिया, मुझसे तमाम दस्तावेजात लिए, इसमें मेरे ओरिजिनल NIC था और ओरिजिनल बैंक 2 ATM कार्ड थे, उसके अलावा मेरे जो है स्कूटर का कार्ड था और तमाम डॉक्यूमेंट मौजूद थे जो कि मुझसे असले के जोर पे लिया गया है। मुझे अफसोस यहाँ पर इस बात का हुआ, अगर आज ये सालिहा किसी MNA, किसी MPA के बेटे के साथ होता या किसी 16 ग्रेड के ऑफिसर के साथ होता तो मुझे उम्मीद है कि वो जो चोर है, डकैत है, वो पकड़े भी जाते और वो मुझे यकीन है। अच्छा आकलीम, बिल्कुल आपकी हम बात सुन रहे हैं, बिल्कुल आप दिल बर्दाश्ता भी हैं, आपने पैसे इकट्ठे किए थे इवेंट में जाने के लिए, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, मगर कोई रिपोर्ट हुई है बाकायदा, आपने FIR कटवाई है और नामालूम अफराद के खिलाफ, और किसी ने देखा है, कोई आई विटनेस वहाँ मौजूद था? जी सर, मैं वहां पर जो है बाकायदा मैंने FIR कटवाई है, FIR मैंने कट चुकी है, मेरे पास पड़ी हुई है और वहां पर कैमरे लगे हुए थे आगे, उन पे जो है ना उनकी तस्वीरात भी आई है, क्लियर नहीं आई है, 12 तस्वीरात के लिए तस्वीरें आई है, उनकी वीडियो आई है, जब वो बाइक पे गए तो जो जहां मुझे लूटा है उसकी टाइम की वीडियो नहीं है, जब वो आगे गली में गए ना उस टाइम की वीडियो मौजूद है जिन्होंने मुझ पे लूटा है। तो मैम कहने का मतलब ये ना, लोग हमें गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करते, ठीक है, हम 1-1 रुपया इकट्ठा करके हम लोग जाते हैं इस इवेंट के लिए, पाकिस्तान रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे इस बात का अफसोस नहीं कि मुझे इन लोगों ने मारते हैं, मुझे इस बात का अफसोस है कि जिन लोगों ने मेरे पैसे लगाए, जो बाहर बैठे हुए अमेरिका में, इसमें ऑस्ट्रेलिया में, जो सपोर्ट करते हैं मुझे कि आप लोग जाओ परफॉर्म करो, मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे लोग मारे तो वो लोग मुझे रिंग में मारे, मैं शहीद रिंग में हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि कल कोई आए मुझे डकैती करके मुझे यहाँ पर गोली मार के चला जाए, कि अगर मैं चाहता हूँ जो मेरे पाकिस्तानी खर्चे में, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हर शहरी की यही ख्वाहिश है कि उसका तहफ़्फ़ुज़, अमन ईमान जो है बरकरार रखे। मुझे आखिरी में बताओ कि ये वाकया जो है किस जगह का है, कौन सा थाना लगता है वहाँ? ये जो सानिहा है, जो हुआ ये मदीना थाना लगता है, हमारे करीब पड़ता है। जो माशाल्लाह कल के इनके जो तमाम ऑफिसर्स हैं, जो SHO थे, कल मेरे साथ बड़े कोऑपरेटिव थे, मेरे साथ लगे हुए थे, हेल्प कर रहे थे। तो मैं चाहता हूं कि जो IG सिंध है और स्पेशली जो CM अपना सिंध है मुराद अली शाह और कराची के मेयर जो है मुर्तजा वहाब से स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह के सीन्स को रोका जाए, इस तरह के जो है स्नैचिंग को रोका जाए। कल भी हमारे हाथ सानिहा हुआ है, कल हमारे एक जवान जो है जान की बाजी हार चुका है 2 दिन पहले भी, आज मेरे बंदूक की दौर मेरे पे रखा गया है, मेरी भी आज जान जा सकती थी। मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ आज सिंध से और मुराद अली शाह साहब से, स्ट्रीट क्राइम्स के ऊपर बाकायदा तौर पर नोटिस लिया जाए, उनको रोका जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, कुछ हुलिया बता सकते हैं उन नामालूम अफराद का जिन्होंने आपको लूटा है? वो कैसे लगते थे? बड़ी उम्र के थे, दरमियानी उम्र के लोग थे, कौन थे? नहीं मैम, वो पक्की उम्र के लोग थे, मैक्सिमम उनकी एज 30 प्लस एज थी उनकी, और वो उनकी हाइट भी बड़ी हाइट थी, कोई 5.7 5.8 दरमियान बड़ी हाइट थी उनकी, बड़े पक्के उम्र के लोग थे वो। तो वो 2 लोग थे मेरे, बड़े हेवी थे, दोनों के पास असले थे। तो मैं यही कहूंगा कि देखिए, अगर ये सानिहा किसी ऐसे बच्चे के साथ होता, अगर वो बोलेगा कि किसी MP या किसी 16 के अफसर के साथ बैठा या किसी वजीर के बेटे के साथ होता, तो आप भी वो पकड़ा भी जाता और उसके बाद 4 साल तक या पूरी उम्र तक वहां पर कोई सानिहा नहीं होता। तो मुझे जो है, मुझे इंसाफ चाहिए। अच्छा, मुझे आकलीम, वो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, आप बिल्कुल दिल बर्दाश्ता हैं, हार्ट रेंचिंग सिचुएशन है, आपकी आवाज़ जो है बिल्कुल आवानों तक जाएगी, इदारों तक भी जारी होगी। मुझे ये बताइएगा कि आपने वो पैसे जो है किस इवेंट के लिए इकट्ठे किए थे और कौन सा इवेंट आने वाला था जिसके लिए आप जा रहे थे? अभी थाईलैंड में मेरा इवेंट था 10 मार्च से लेकर 20 मार्च तक। मैं इसमें 10 दिन की पार्टी होती है, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड आती है, जहां पर 40 कंट्रीज अपने वतन को रिप्रेजेंट करती है। तो उस इवेंट के लिए मैंने पैसे जमा किए थे, मेरे पास कोई स्पॉन्सर फिलहाल नहीं था, तो ये मैंने पैसे जमा किए थे, वो मुझसे छीने गए बंदूक के जोर पे, तो ले गए। तो अब मैं अपील तो ये करूंगा कि आप, मुझे जाहिर सी बात है गवर्नमेंट सपोर्ट तो करती नहीं है कि वो लोग मुझे सपोर्ट करें, मैं बोल तो थक गया हूँ, गवर्नमेंट को भी कभी सपोर्ट नहीं किया। मैंने 11 इवेंट किए, इन 11 इवेंट में कभी मुझे गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं किया, मगर मैं अपील करता हूँ गवर्नमेंट से कि भले आप सपोर्ट ना करें, मगर जिस तरह मुझे लूटा गया है, जिस तरह मुझे बंदूक रखी गया, जिस तरह मुझे धक्के दिए गए, मुझसे बदसलूकी गई है, मुझे उस चीज का इंसाफ चाहिए। मैं IG से फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, और तब जो हमारे लगे SHO इन सब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे इंसाफ दिया जाए। जो अच्छा, मुझे बताएं, एक बात बताएं आकलीम साहब, ये मेरे ख्याल से जो कि आपने जो वाकया बयान किया उससे लगता है कि मुखबरी हुई है, किसी को क्या पता कि आप ATM से लाख रुपया लेके जा रहे हो। नॉर्मली होता है ना कि हम 20 निकलवा लेते हैं, 15,000 निकलवा लेते हैं, बहुत कोई चीज़ खरीद 10 निकल गया कि हमने कोई ट्रांजैक्शन करनी हो तो हम कार्ड से ही कर लेते हैं नॉर्मली,
लेकिन ये तो मैडम, आपकी बात बाकायदा बिल्कुल तौर दुरुस्त पर है। मुखबरी हुई है, जिसको पता है कि आप लाख रुपए की अमाउंट लेके जा रहे हैं और आपके पास जो है एटीएम भी है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी थे। तो ये इसके पीछे कोई आपको लगता है किसी ना किसी का कोई सुराग आपको मिला है, कौन इसके पीछे मैं होगा जिसने मैं आपने किसी को बताया मैं हो? मुझे 100% यकीन हुआ जब वो शख्स आया, उसने डायरेक्ट मेरे जो शलवार मैंने पहनी उस जेब में से हाथ डाला और वहीं से उसने पैसे निकाले। तो मुझे तब यकीन हुआ, मैंने एसएचओ साहब को यही कहा कि सर ये जो बंदा है खबरी है, बिल्कुल उसको कंफर्म पता है कि मेरे पैसे थे। उसने वहीं से पैसे निकाले, लाख रुपए लिए और लेके चला गया। और साथ साथ जो मेरे तमाम डॉक्यूमेंट्स थे, जाहिर सी बात है मैंने ट्रेवल करना है अपने थाईलैंड, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है, तो मैं किस तरह ट्रेवल करूंगा? तो जो डॉक्यूमेंट्स उसमें में कौन डॉक्यूमेंट्स कौन सी चीजें थी? आपका पासपोर्ट भी आपके पास था? उसमें एनआईसी था मैम, इसमें मेरी अच्छा, एनआईसी थी, ओरिजिनल एनआईसी था। मेरे पास बैंक कागजात थे, ये चीजें मेरे से लिए। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा आपकी वीडियो चैनल की तवज्जुह से कि जो मुझे इंसाफ दिया जाए, मुझे इंसाफ मिला जाए। मैं एक गरीब बंदा हूँ, देखिए मेरे पास इतने वसाइल नहीं है, लोग सपोर्ट करते हैं मुझे, मैं इवेंट में जाता हूँ। जो मेरी जो मुझसे कल वाकया हुआ है, सानेहा मेरे साथ हुआ है, तो उसकी जो है मुझे भरपाई किया जाए। और मुझसे मोबाइल लिया गया, मेरे पास कोई मोबाइल नहीं था, एक ही मोबाइल था, वो मुझसे ले लिया। मेरी जो है ना दो घर का मोबाइल है, मैं वो यूज कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो मोबाइल था वो भी लिया गया। मेरी मोबाइल बैंक आपका कौन वेरीफाई सा की था? जाए। मोबाइल मेरा इन्फिनिक्स मोबाइल था, वो मेरे से ले गया, ठीक वो है, भी ले गया। ठीक है। तो तो उसकी भी भरपाई किया जाए। मेरे पास और कोई मसाइल नहीं, कोई मुझे सपोर्ट करे, तो यही मेरा वो था कि मुझे जो है ना कुछ तमाम आपको चीज दी मोटर जाए। बाइक का नंबर आपने देखा हो? ऑब्वियसली पैनिक सिचुएशन होती है, इंसान घबरा जाता है, लेकिन फिर भी अगर नजर पड़ गई हो आपका कोई नंबर वगैरह, कोई मोटर बाइक उनकी नंबर प्लेट के ऊपर गई हो आपकी नजर? मैं बिल्कुल मैंने उनकी नज़र मेरी बाइक पे थी, मेरी नज़र उनकी बाइक पे थी, उनको नोट कर रहा था उनकी बाइक का नंबर क्या, मगर उनकी जो बाइक का नंबर नज़र नहीं आ रहा था, वो बिल्कुल बिठा हुआ था ना। तो उन्होंने जो काम किया, कार्रवाई की, बिल्कुल प्लानिंग के साथ की है। वो जिस तरह आए हुए थे ना, प्लानिंग के साथ, एक ने मास्क लगाया हुआ था और एक ने विदाउट मास्क का था, एक ने व्हाइट कपड़े पहने हुए थे और एक ने लाइट ब्लू कपड़े पहने हुए थे। ये दोनों बंदे जो थे मौजूद थे और फुटेज भी जो है उसमें मौजूद है, मैंने आपको सेंड कर दी है। तो अब तो मैं सिर्फ इतना ही करूंगा, देखो कि अगर हमारी जिम्मेदारी, हम तहफ़्फ़ुज़ नहीं है इस मुल्क में, जो स्पोर्ट्समैन है जो अपने वतन को रिप्रेजेंट करते हैं, जहां जहां जाते हैं पाकिस्तान के मेडल लाते हैं, हम तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, तो फिर कौन किनको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगी? तो मैं आपकी तरफ से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमें जो है इंसाफ दी जाए, बिल्कुल, हमें हुकूमत जो और है ना कानून नाफिज हमारी करने भरपाई वाले की इदारों जाए। तक तो आपकी आवाज़ जा ही रही है, और हम भी चाहते हैं कि इसलिए हमने इस वाक़े को इधर प्रेजेंट किया है, ताकि जो है जल्दी से जल्दी जो है वो आपका जो मामला है उसको सॉल्व हो जाए, रिजॉल्व हो जाए, और आपको जो है सपोर्ट भी मिल सके, और उसके साथ साथ मे बी ये हो कि आपके पैसे जो हैं और आपकी जो दस्तावेज़ात हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको भी जल्दी से रेस्क्यू, मतलब कि आप तक पहुंचाया जा सके। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो थैंक यू सो मच कलीम साहब, और आपने इस हालत में भी हमसे बात की है। तो ये एक बहुत अनसर्टन सिचुएशन होती है जब कहते हैं ना कि एक आम शहरी के साथ हो जाए तो कुछ वाक़े तो पता लगते ही नहीं है, मगर एक प्रोमिनेंट आपका एथलीट, किक बॉक्सिंग में जो नाम कमाया है उसने और मेडल्स लेकर आता है पाकिस्तान, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले आगा कलीम जो हैं कराची में काम करते हैं और स्पेशली अपनी ट्रेनिंग करते हैं और डिफरेंट इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं और पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं अपने, कहते ना कि कंधों के ऊपर। तो इस तरह के जो वाक़े होते हैं वाकई इंसान को एकदम से पीछे बैक फुट पे ले जाते हैं। जब इतनी आप कोशिश करते हो, पैसा इकट्ठा करते हो, स्पॉन्सर्स ढूंढते हो और इवेंट में जाके पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना चाहते हो, तो ऐसा छोटा सा वाक़या भी आपको बिल्कुल आपको डिस्करेज करता है इस चीज़ों के हवाले से। तो कराची के हालात जो हैं वैसे ही अगर बात करें तो स्ट्रीट क्राइम में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं और महफूज नहीं समझा जाता। जब भी कराची कोई इंसान जाता है या मैं भी कभी जाती हूँ तो ये कहा जाता है कि प्लीज़ एटीएम मॉल का इस्तेमाल करना, एटीएम नॉर्मल किसी सड़क से ना इस्तेमाल कर लेना, क्योंकि ऐसे वाक़यात पहले भी रिपोर्ट हुए हैं और हिस्टोरिकली भी देखें और रिपोर्ट वाइज भी देखें तो स्ट्रीट क्राइम रेट कराची में बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़। और उसके साथ साथ इट्स एन अपील टू द गवर्नमेंट, इट्स एन अपील टू ऑल द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, ताकि ऐसे वाक़यात की आप रोकथाम करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ़िल्टर्स लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है पुलिस पेट्रोलिंग करें, ताकि आम शहरी तो महफूज रह सके, उसके साथ साथ जो VIPs हैं, जो लोग एक स्पेशल पोजीशन रखते हैं, वो भी महफूज रह सकें। व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं।
नगर में जीवन डगर में प्रेम नगर में आया नजर में जब से कोई है तू सोचता है तू पूछता है जिसकी कमी थी क्या ये वही है हाँ ये वही है हाँ ये वेरी नाइस, अमेजिंग। वी हैव इमर्जिंग टैलेंट नालेन अब्बास और हसनैन अब्बास। मैं आप दोनों को वेलकम करती हूँ और बहुत खूब, आपने बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट किया है, कहते हैं ना कि रौनक लगा दी हमारे सेट पे। तो क्लासिक, फोक और गज़ल, आप यंगस्टर्स हो, कैसे इसके अंदर इवॉल्व हुए? नालेन, मैं आपसे बात करूँगी पहले। बेसिकली मैं स्टडी करता था तो मैं गोल्डन स्कॉलरशिप होल्डर था। जो अब मैं 10th के बाद मैंने कॉलेज ज्वाइन किया जहाँ पे मुझे गोल्डन स्कॉलरशिप होल्डर बना दिया गया क्योंकि मैं म्यूज़िक करता था। म्यूज़िक की बेस पे मैंने ग्रेजुएशन की और अभी तक स्टडीज़ भी स्टार्ट है और काम भी कर रहे हैं, म्यूज़िक भी कर रहे हैं। बहुत जगहों से गुजर के म्यूज़िक को सीखना पड़ता है, ठीक है। और पूरी लैंग्वेज है, पूरी लैंग्वेज है। फोक अलग है, क्लासिकल अलग है, गज़ल अलग है, पॉप अलग है, तो इसको अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल काम है। तो अभी चल रहा है। अच्छा, यंगस्टर्स हो, यूथ हो, मैं हसनैन के तरफ भी जाऊंगी। कैसे सोचा कि फोक में, गज़ल में जो है अपना नाम बनाऊं? क्योंकि ऑब्वियसली यूथ कहती है जेनजी, जनरेशन जी, पॉप गा लेते हैं, गिटार के साथ जैमिंग कर लेते हैं, मगर ये बहुत डिफरेंट जॉनर है। यस, ऐसा ही है। बस म्यूज़िक कोई भी है, किसी किस्म का भी है, उसको फील करना चाहिए। और जिस किस्म का भी जेंजी कर रहे हैं या गिटार्स के साथ कर रहे हैं, हारमोनियम के साथ कर रहे हैं, वो सब का एक अलग अलग उनकी फील्ड है, वो सब अच्छा कर रहे हैं। हम किसी को ये नहीं कहते कि लाइक कुछ लोग जो होते हैं लाइक के ना, अब हसन रहीम है, उसका जॉनरा चेंज है, उसकी आजकल काफ़ी ज़्यादा मीम्स वगैरह भी बना रहे हैं। हाँ भी है, आजकल बहुत चल रहा है, ठीक है। लेकिन हमारे कुछ ऐसे ओल्ड माइंड के लोग हैं, वो कहते हैं यार ये क्या गा रहा है। बेसिक जिस चीज़ की किसी को समझ नहीं है वो बड़ी आसानी से कह के गुजर जाता है इस चीज़ से कि ये क्या गा रहा है। उसकी बरसों की मेहनत है, स्ट्रगल है इस चीज़ के पीछे। उसको आप, अगर आपको इस चीज़ की सेंस नहीं है तो आप यही कहेंगे कि ये क्या गा रहा है। अच्छा, आप काजोन बजाते हैं, इट्स अ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, बजाना आसान नहीं होता। तो कैसे सीखा, कैसे इवॉल्व किया? ये बेसिक मैं 10th क्लास में था, आई थिंक सो दैट, कि मिलान भाई, इन्होंने मुझे, मैं क्रिकेट वगैरह खेलता था, इन्होंने मुझे कहा कि यार हम म्यूज़िक करने वाले हैं तो बेसिक मेरी सपोर्ट के लिए मैं अक्सर घर में कोई चीज़ यानी ढोलक प्ले कर लेनी, तो इन्होंने मुझे कहा कि अगर तेरा हाथ वगैरह चलते हैं तो यार तू इस तरफ क्यों नहीं माइल हो जाता। बेसिक मैं जो एक होलो ड्रम होता है वो भी प्ले करता हूँ, दरबूका भी प्ले करता हूँ। अच्छा। तो यस, इन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए माइल किया। सो फिर इंसान की अपनी मेहनत होती है, स्ट्रगल होती है कि वो कितना सीखा कहाँ से? यूट्यूब से? यूट्यूब भी उस्ताद है, हर बंदे उस्ताद है इस दुनिया में। हाँ। हर बंदे से, और बजा बजा के भी सीखते हैं। आपके कान आपके सबसे बड़े जो हैं वो टीचर हैं। वो आपको बताते हैं कि आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे। जब आपको किसी चीज़ की सेंस आ जाती है ना, ये म्यूज़िक बेसिक सेंस का काम है। जिस तरह कहते हैं ना कि हवा का काम है, अगर ये चीज़ गुजर गई है, ये गुजर गई है, आगे जो नेक्स्ट है वो अगली है, ठीक है। इसी तरह है, ये सेंस का काम है। जितना आप सुनोगे, लोगों को जज करोगे, फिर वो आप इम्प्लीमेंट करोगे, फिर ही आप किसी बेहतर म्यूजिक बना सकते हो। नालेन, आप वोकलिस्ट हैं और इसके साथ साथ आप जो हैं वो हारमोनियम भी प्ले करते हैं, तो ये हारमोनियम की आपने कैसे इसकी सारी सीखी, इसके कोड सीखे, और क्या राग के साथ हारमोनियम का जो रिश्ता है वो कितना इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले तो ज़रूरी होता है कि सेंस जो होती है म्यूज़िक की,
आप अगर देखते हैं कि म्यूज़िक का आपका सेंस है, सुनने की पावर आपकी अच्छी है, लिसनिंग पावर आपकी अच्छी है, तो आप उसमें देखते हैं कि ये हारमोनियम है, इसमें 12 सुर हैं। जितने भी सुर हैं आपको लगाने का पता हो, जो आप गा रहे हैं उसको आप पता कर रहे हैं कि कितने सुर लगा रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि यार ये 12 सुर है, ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सा वर्किंग है। इसमें आपका मैथमेटिक्स भी इसी में आ जाता है। मैं तो इसे मैथमेटिक्स के हिसाब से देख के चलता हूँ, ठीक है। म्यूज़िक को भी इसी तरह से सेंस किया जाता है। जो मैं गा रहा हूँ वो मुझे यहाँ से निकालना है, अगर तो मैं उसे सेंस करके निकालूंगा। अगर आप में सेंस नहीं है म्यूज़िक को गाने की या सुनने की, तो आप नहीं से। अच्छा, कौन कौन से राग आप जो है उसकी रियाज करते हैं? रागाधारी इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, ठीक है, क्योंकि आपको ये पता लग जाता है कि यार इसमें नहीं जाना, इसमें जाना है, और ये बेरागा है, इसमें हम गज जाएंगे तो बेसुरे हो जाएंगे। अच्छा, ये भी होता है? ये भी हो जाता है, ठीक है। और थोड़े से राग सुनाएंगे लाइव हमें थोड़ा सा? मैं आपको सुना दूंगा। मैं चाहती हूँ कि राग जरा सुनूं ताकि मुझे भी नॉलेज हो कि कैसे राग होते हैं और मेरी ऑडियंस भी सुने। मैं आपको राग सुना देता हूँ। उसमें आप काफी राग है, जिसको राग दरबारी है, ठीक है, राग चारुकशी है, ठीक है, राग पुरिया धनासरी है, एक बारिश का भी राग मल्हार है, मल्हार मेघ है, वो मेघ है, और मल्हार जो है वो मेघ मल्हार उसे इकट्ठा कहा जाता है। राग दीपक है जो आग लगवाने वाला राग है। तो ये बहुत डिफिकल्ट है। अब सीखने के लिए बैठेंगे तो पूरी उम्र गुजर जाएगी, और वो गाना खत्म हो चुका है लिटरली। मैं ये राग अब वो राग को नहीं सुनते, अब सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स चल रहे हैं आपके लिए। लेकिन आजकल ये जो राग है ये इनकॉर्पोरेट होते हैं फ्यूजन म्यूजिक के अंदर, बिल्कुल कंटेम्पररी म्यूजिक जो बन रहा है। थोड़ा सा राग सुनाए ताकि हम जरा जाने राग ये दुनिया क्या है। ततीरो रो में वाट निहारा, कदे सांवल मोड़ मुहार। ततीरो रो में वाट निहारा, कदे सांवल मोड़ मुहार। ततीरो रो में वाट निहारा, कदे सांवल मोड़ मुहार। मन 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 था पीर मनावा, मुल्ला कोणो तवीज़ लिखावा। सद सद जोशी में फला पावा, सद सद जोशी में फला, सद सद जोशी में फला पावा। मैं ता करनिया जतन हजारां, कदे सांवल मोड़ मुहारा, कदे सांवल मोड़ मुहारा। ततीरो रो में वाट निहारा, कदे सांवल मोड़ मुहारा, कदे सांवल मोड़ मुहारा। ईद आ गई मेरा यार नहीं आया, रब्बा खैर होवे ओ दे दम दी। हार श्रृंगार मैनू चंगे न लगदे, किसे शै ते नजर ना थमदी। ईदां वालियां ईद मनावन ते बाजों यार ईद किस कम दी। रब्बा यार मिलान ते मार मुका,
मैं तेनों करो दे दूंगी तत्ती रो रो मैं वाट निहारा कदे सांवल मोड़ मुहारा कदे सांवल मोड़ वेरी नाइस वेरी नाइस। कहते हैं हमने आपको देखा राग का भी टेस्ट ले लिया, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत है। इस राग के ऊपर ये राग कौन सा राग था? ये इसे राग को कहते हैं कि भैरवी में पीर भैरव भी कहते हैं, ठीक है। इसकी भैरवी की कितनी सेंस है, ठीक है। आगे तकरीबन 365 दिन है और 392 राग है। वो एक एक दिन के हिसाब से भी अगर याद करना शुरू हो जाएंगे तो बहुत से राग हैं, बहुत से राग हैं। और उसकी अलग सी ठाठ है, ठाठ कहीं है, ठीक है। एक राग के ठाठ ही कहीं है और कोमल तीवर, वो बहुत मुश्किल काम हो जाता है। जिसका मतलब पूरी लैंग्वेज सीखी है, पूरी लैंग्वेज है, अभी तो सीख रहे हैं अभी शुरू की है, ठीक है। तो ये वो इल्म है जो कभी पूरा नहीं होता, अनएंडिंग, बिल्कुल कहते हैं इसको, नॉलेज कहते हैं। अच्छा, अपने एल्बम के हवाले से बात करके कभी सोचा है कि अपनी एल्बम मेरा एक सॉन्ग अभी रिलीज हो चुका है, मेरा अपना लिखा हुआ है, अपना कंपोज किया हुआ है। एक मैंने अपने छोटे भाई को करवाया है, वो भी मैंने खुद कंपोज किया था, खुद ही लिखा था। तो अभी चल रहा है, इंशाल्लाह मार्केट में इंशाल्लाह आएंगे। अब आगे भी मेरे जो है अपने कंपोज किए, अपने ही कंपोज किए और अपने ही लिखे हुए सॉन्ग वो आएंगे इंशाल्लाह। बस अभी हम आपसे सॉन्ग्स भी सुनेंगे, बातें भी करेंगे। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद व्यूअर्स वापस आ रहे हैं, आप लोग भी हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज इमर्जिंग स्टार्स हमारे साथ मौजूद हैं, अपने म्यूज़िक से हम सबको महसूस कर रहे हैं। नालेन अब्बास, हसनैन अब्बास। तो हमसे पूछते हैं कि हसनैन, आप लोगों ने माशाल्लाह म्यूज़िक में काम भी कर रहे हैं, जैमिंग सेशंस भी कर रहे हैं, इसके साथ साथ आपने फोक को पॉप के साथ जैमिंग कराया, इनकॉर्पोरेट करा रहे हैं। दैट्स अ डिफरेंट म्यूज़िक। तो इंस्पिरेशन कौन है, किसको सुनते थे, किसको पसंद करते थे? पहले मैं नालेन आपसे पूछूंगी, फिर मैं हसनैन आपसे पूछूंगी। अब इंस्पिरेशन खान साहब, नुसरत फतेह अली साहब से कोई बड़ी नहीं हो सकती मेरे हिसाब से, क्योंकि किसी भी सिंगर को, किसी भी गायक को गाने के लिए सबसे पहले खान साहब, नुसरत फतेह अली साहब को सुनना ज़रूरी है। तो मेरी तो इंस्पिरेशन वो है कि मैं नुसरत साहब को इतने गौर से सुनता हूँ कि वो यहाँ तक है कि वो हर सिंगर के दादा उस्ताद हैं और जगत उस्ताद भी कहा जाता है उनको, ठीक है। क्योंकि कोई बंदा ऐसा नहीं है पाकिस्तान, बल्कि बड़े सगीरे हिंद में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जो ये ना कहता हो कि वो उस्ताद है, ठीक है। वो बेसिकली उनको ही सुना है और उनको ही उनको ही सुनते हैं। और इसके अलावा आजकल की जनरेशन्स में से इतने सिंगर्स इमर्ज हो गए हैं, OSTs गा रहे हैं, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, उनमें से किसको सुनते हैं? सारे ही अच्छे हैं, सारे ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हावी है, हसन रहीम है, आसिम अजहर है और सार अली बगा है, ठीक है। उसके बाद अली सेठी हैं, नबील शौकत हैं, ठीक है। और जो एवरग्रीन है सिंगर वो सज्जाद अली साहब हैं, ठीक है। तो उनको सबसे ज़्यादा सुनते हैं। और हसनैन आप? फर्स्ट ऑफ ऑल तो नुसरत फतेह अली खान साहब, और पाकिस्तान में सब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो मेरी इंस्पिरेशन है, जो यानी जिससे मुझे मिलने का यानी शौक़ है और जिसका म्यूज़िक मुझे अच्छा लगता है, वो हमारे पड़ोसी ममालिक में करण औजला। अच्छा, उसका म्यूज़िक अच्छा लगता है। सिद्धू मूसेवाला जी, सिद्धू मूसेवाला, औजला, ये यानी मेरी इंस्पिरेशन। अच्छा, कभी किसी के साथ स्टेज शेयर करनी पड़ जाए तो कौन सा एक म्यूजिशियन होगा जिसके साथ आप स्टेज शेयर करना चाह रहे होंगे कि भाई मुझे बहुत शौक है, मैं आपके साथ स्टेज शेयर करूं, कुछ ना कुछ प्ले करूं? करण औजला। आप? अली सेठी। अली सेठी के साथ? अच्छा, वो भी हमारे क्लासिकल है। वो मैं बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि उनको सुनता हूँ और न्यू वर्जन है, न्यू वर्जन ऑफ क्लासिकल वर्जन को उन्होंने पॉप और क्लासिकल को मिक्स करके एक अलग सा अंग बनाया अपना, बड़ा मजा। हम भी चाहते हैं हम आपसे कुछ डिफरेंट सुने, कोई हमें OST सुना दें आजकल जो कुछ चल रहा है, या अप टू यू। आजकल एक OST चल रहा है, मेरी जिंदगी है तू। हाँ, बहुत चल रहा है। तेरे सहारे सारे तारे चमके चमके रहते हैं, तुझे कभी चाहे कौन भुलाए,
दिल की बातें सुनते हैं, कभी जो मंजिल ना आसान, रंजिशें जो हो दरमियान, खत जो वो तुमको लिखे शायद मिल ना सके, खैर तू अब जो मिले सुन ले ये सदा, कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू, मेरी जिंदगी है तू, कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू, मेरी जिंदगी है तू, आंखों में नमी है तू, सब है पर कमी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। वाह जी वाह, बहुत खूब बहुत खूब। ये तो इस वक्त टिकटॉक के ऊपर छाया हुआ है, ऐसे ही है। सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा इवॉल्व हुआ है ये गाना। बहुत ज़्यादा वायरल है। आसिम अजहर का है। आसिम का है और साथ एक दो लड़की हैं उनका है, वो भी न्यूली इंडस्ट्री में हुई है माशाल्लाह। अच्छा, इमर्जिंग टैलेंट साबरी है। साबरी सिस्टर्स इस तरह का हाँ, साबरी सिस्टर्स हैं, बिल्कुल। अच्छा अच्छा, प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बात करते हैं, पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। पाकिस्तानी आइडल आपने देखा होगा, विटनेस किया होगा, सोचा नहीं कि मैं पार्टिसिपेट करूं इसके ऊपर? बेसिकली टाइम जो है वो बहुत शॉर्ट सा मिलता शॉर्ट था। है, ठीक है, क्योंकि म्यूज़िक को करना और साथ अपनी बिजनेस जॉब को लेके चलना और स्टडीज़ को भी साथ लेके चलना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है इंसान के लिए कि यार मैं कहाँ पे अपना हाथ रखूँगा, तो बहुत मुश्किल है। यही है कि अपना करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा होगा। अच्छा, पाकिस्तानी आइडल पे आपने देखा है, परफॉर्मेंसेस देखी हैं? हाँ जी, माशाल्लाह सभी अच्छा कर रहे हैं। किसकी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? मैं फैसलाबाद से एक लड़की है हीरा, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, और समिया गौहर है, समिया गौहर, ठीक है, वो भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। रोहेल लड़का था, वो भी एलिमिनेट हो गया, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। सभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, किसी को भी ये नहीं कह सकते, क्योंकि आजकल के दौर में जो सा भी अच्छा कह रहा है ना वो भी अच्छा है। अच्छा, मुझे बताएं, म्यूज़िक तो एक चीज़ है, म्यूज़िक एक आर्ट है, एक क्रिएटिविटी है, मगर उसके साथ ये कहते हैं कि म्यूजिशियंस का गेटअप बहुत मैटर करता है, कि म्यूजिशियन जब आप स्टेज पे आए तो आंखें उसके गेटअप पे लगी होती है, आवाज़ तो है ही, कितना मैटर करता है हसनैन? बेसिक इतना मैटर करता है कि लोग उसको अपना आइडियल समझते हैं। एक बंदे का 10,000 का पास लगा है, लोग किसी को मांगने वाले को 10 रुपये नहीं देते, उसका 10,000 का पास लेके जा रहे हैं, तो उसको देखने के लिए जा रहे हैं वो क्या गेटअप करके आया है, वो किस चीज़ को अपनी ज़्यादा प्रोमिनेंट करता है, ठीक है, वो चीज़ें लोग देखते हैं, उस चीज़ को कॉपी करते हैं। अक्सर हमारे मॉडल जो कॉस्ट्यूम वेयर करते हैं, एड्स आती हैं, फिर हमारे जो मीडियोकर्स हैं या आम पब्लिक है वो उस चीज़ को परचेज करती है कि रोल मॉडल बन जाते हैं लोगों के लिए। तो सिंगर्स का कॉस्ट्यूम बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ताकि जो पब्लिक उसको देखने के लिए आई है वो उसको अपना आइडियल समझ के आती है कि यार हम इसके फ़ैन हैं, हम इसके जैसा फील लेते हैं। तो अच्छा, अक्सर देखा है कि पहले वो चेन्स लटकाई होती थी, वो आपने ग्लासेस पहनी होती थी, ईयर पियर्सिंग कराई होती है, और टर्बन्स पहनी होती हैं, और डिफरेंट शूज पहने होते हैं। ईयर पियर्सिंग तो आपने मेरे तरफ से की है। तो वो शूज पहने होते हैं, शूज के ऊपर बहुत वो एम्फेसिस होता है, डिफरेंट कलर, अगर रेड जैकेट है तो रेड शूज, ग्रीन जैकेट है तो ग्रीन शूज। हमारे पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं बोहेमिया लाइक ऐसा कॉस्ट्यूम वेयर करता है कि अक्सर जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि यार ये क्या पहना है, लेकिन एक नया गेटअप होता है, नया ट्रेंड होता है पब्लिक के लिए। लाइक हमें तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो पर्सनली बोहेमिया भी वो आर्टिस्ट है कि जो अच्छा, आपका जो म्यूजिक है वो आपके ड्रेस को कॉम्प्लीमेंट करता है। अगर आप देसी म्यूजिक है तो देसी कपड़े पहनोगे, ऐसे ही है, उसमें शलवार आपका कुर्ता और शेरवानी तक लोग पहनते हैं, ऐसे ही है। लेकिन मसला ये है कि जो म्यूजिक है ना वो आपका हर चीज़ का एक ना जस्टर
हाँ। आप अगर किसी ऑफिस में बैठे हैं तो ऑफिस लुक देंगे आप अगर किसी बिजनेस सेटअप पे बैठे हैं तो बिजनेस सेटअप की लुक देंगे आप। अब म्यूजिक की भी एक अलग ही वाइब है, चेंज पहनने की डिफरेंट जरूरत होना होती पड़ता है दुनिया से डिफरेंट नजर आएंगे तो दुनिया अच्छा, से आपके माने। तो इंस्पिरेशन अली सेठी हैं। अली सेठी का गेटअप देखा है आपने? बहुत। उनकी आपने वो देखा था जो उन्होंने शलवार वेयर की हुई थी, ऊपर उन्होंने छोटा सा कुर्ता था, लुंगी टाइप है वो। लुंगी टाइप है, बेल्ट पे। तो अली सेठी के कॉस्ट्यूम से क्या आप डिराइव कर रहे थे? क्योंकि आपकी तो इंस्पिरेशन है, वो तो क्लासिकल सिंगर हैं, उन्होंने पॉप को भी इन्फ्यूज किया ऐसे ही अपनी है। सिंगिंग में। बेसिकली जो मेरा फेस लुक है, मुझे घर में भी कहते हैं सभी कि यार तुम आप सोफिस्टिकेटेड हो तो अच्छे लगते हो। और थोड़ा सा आप अपने आप को थोड़ा सा गेटअप करने के लिए मैं जो बैठा हूँ सब कुछ वो गेटअप मैं सारे इसको लाके देता हूँ कि भाई तू कर ले, ठीक है। मैं सिंपल सादा रहूँ तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। मुझे वैसे भी अपने अंदर ही रहना अच्छा लगता है। ऐसे ही होते हैं कि जिनके फेस अट्रैक्शन ऐसी होती है कि उनको वो गेटअप ओवरलुक देता है। अच्छा, अक्सर होता है ना वो तंग पजामा और वो जो चूड़ीदार पजामा पहना होता है, फ्रॉक पहना होता है, अगर किसी लड़के ने पहना हो, किसी म्यूजिशियन ने पहना हो, तो बहुत से लोग एहतजाज भी करते हैं, बातें भी करते हैं, बैकलैश भी आता है। लोगों का काम है बातें करना। अल्लाह ताला ने दो तो ये काम नहीं होता दिए। कि आपको जो गेटअप है वो अकॉर्डिंगली डिसेंसी की तरफ लेके जाए, या कोई एक फेमिनिज्म और मेल के अंदर एक थोड़ा सा फर्क भी तो होता है? पाकिस्तान में होती है ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल होती है, ठीक है, और अलहमरा में होती है। अलहमरा में होती है। मैं वहाँ पे परफॉर्म कर चुका हूँ और विनर रह चुका हूँ, ठीक है। तो वो पाकिस्तान में जब वो म्यूजिकल कॉन्फ्रेंस होती है तो आप पेंट शर्ट में परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, या शलवार कमीज, उसकी आदाब है जी, या शलवार कमीज या कुर्ता और पजामा आपने वो पहनना है, क्योंकि वो क्लासिकल फोक लोग गजल और आपका ठुमरी है ठुमरी उसमें, है, ठीक है, बिल्कुल। सबको आपने देखना है। तो वो इसका जस्टर है। अब म्यूजिक को इस हिसाब से जिस स्टेज पे आप परफॉर्म कर रहे हैं उस स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए आपको जस्टर भी वैसा ही करना पड़ेगा, लाजमी मलजूम है आपके लिए। ठीक है, तो इसका मतलब कि आपको पसंद है इस तरह के गेटअप्स? अली सेठी का गेटअप पसंद आया? ऑब्वियसली पसंद आया, ठीक है। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा हमें कुछ और गुनगुना के जी टोटो की तरह गुनगुना दें, सुना दें। जी। आप फोक लोग की बात कर रहे थे तो Folklore। जो मुझे हैं फोक लोग के नियाजी साहब, अच्छा, ये उनका एक मैं आपको सुना। शाम पई मुकासा गईयां ते मेरा छड़ गए काग बने मापे संग सहे लड़ियां मैनू ताना दे तेरा कहने लग के गैरां दे डोला छोड़ दिता घर मेरा आ सरदार वसा जा चौका कदी पा ततड़ी वल फेरा लाई बेकदरां नाल यारी लाई बेकदरां नाल यारी ते टुट गई तड़क करके ते टुट गई तड़क करके लाई बेकदरां नाल यारी ते टुट गई तड़क करके हो ते टुट गई तड़क करके बचपन गया जवानी आई खिड़ियां ने गुलजारा बचपन गया जवानी आई खिड़ियां ने गुलजारा हो गल्लां सूहे रंग बनाए चैकन अजब बहारा बई गल्लां सूहे रंग बनाए चैकन अजब बहारा बई पिंग माही दी झूटन आईयां मस्त अलड़ मुटियारा बई वारो वारी पिंग चुटेमन कर कर नाद हजारा ओ जदों आई ततड़ी दी वारी होए जदों आई ततड़ी दी वारी होए
टूट गई तड़क करके लाई बेकदरा नाल यारी ते टूट गई तड़क करके ओ बल्ले बल्ले बे टूट गई तड़क करके लाई बेकदरा नाल यारी ते टूट गई तड़क करके हो ते टूट गई तड़क करके। वाह जी वाह, फोकलोर म्यूजिक साथ इनकॉर्पोरेट किया था आपने कजौन को साथ, वाह। ये बेसिकली नियाज़ी साहब का है। हाँ। तो नियाज़ी साहब को नियाज़ी ब्रदर से किसी ने पूछा कि जो फोक लोग है वो किसको कहा जाता है। उन्होंने कहा कि क्लासिकल को थोड़ा सा कम करके नियाज़ी साहब ने फोकलोर इज ऑलवेज अ स्टोरी, स्टोरी आप किसी ना किसी इलाके की एक कहानी बयान करते ऐसे हो ही। एक म्यूजिक ऐसे के ही। जरिए। और- वो कहानी ही रांझा की हो, ही रांझा, सस्सी वो पुन्नो हो। हाँ, सस्सी पन्नो की हो, ऐसे ही है। वो मेडा साई हो, सोनी महिवाल हो। सोनी महिवाल हो, वो एक स्टोरी होती ऐसे ही है। है। तो ये चीज़ है जो कि हमें बुजुर्गों से हमने भी बुजुर्गों से सीखी है, सीखने को मिली सीखी है, है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, म्यूज़िक आजकल देखा है कि कितनी सैचुरेशन हो चुकी हुई है, बहुत से म्यूजिशियंस हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है म्यूजिशियंस बैठे होते हैं, लेकिन आपस में कोई कंपटीशन वगैरह नहीं हो पाता, ऐसे ही। कोई फेस्टिवल्स नहीं हो पा ऐसे रहे। ही। जो म्यूजिशियन उभर जाता है वो अपने बलबूते पर ही आगे बढ़ता है, ऐसे ही। अपने गाने निकालता है, एल्बम पे खर्च करता है, पूरी दुनिया ट्रैवल करता है, उसके बाद वो कहीं नाम बनता है तो लोग उसको बुलाते हैं। ऐसे ही। तो आप क्या समझते हैं यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में कितना ज़रूरी है म्यूज़िक को इनकॉर्पोरेट करना? यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में ज़रूरी है म्यूज़िक को आगे बढ़ाना, क्योंकि इसमें आप सबसे पहले तो आपकी अपनी ग्रूमिंग हो जाती है। आप स्टेज लेवल को देखते हो कि किस तरह से मैं इस पर परफॉर्म कर सकता हूँ। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो परफॉर्म करना चाहते हैं स्टेज पे, लेकिन उनको करना ही नहीं आता। तो यूनिवर्सिटी लेवल में आपको ये पता लग जाता है कि स्टेज पे चढ़ना कैसे है, परफॉर्म कैसे करना है, क्राउड को कैसे फेस करना है, ऑडियंस को फेस कैसे करना है आपने, और ऑडियंस को साथ लेके कैसे चलना है। सबसे ज़रूरी होता है ऑडियंस को साथ लेके चलना, क्योंकि ये जब साथ छोड़ दिया ना तो कोई साथ नहीं पकड़ता फिर पीछे से। ठीक है, तो म्यूजिक में सबसे पहले आपको ऑडियंस को राजी करना आना चाहिए। ये ऐसे तो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में आप जब कॉम्पिटिशन्स होते हैं या आप वैसे वर्बली परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आपको ये पता लग जाता है कि हाँ यार मैं स्टेज पे आने के काबिल हो चुका हूँ। कम से कम इतना आपको अपने अंदर ही, इंसान के अपने अंदर ही एक जजमेंट होती है वो जो पास हो रही होती है। ये चीज़ लैक हो रही है क्योंकि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं अभी प्रोवाइड की जा रही म्यूजिशियंस को। ऐसे ही। तभी वो कैफ़ेज़ में बैठते हैं, वो ऐसे चाय वाली जगह पे जो होती ऐसे है ही। देसी जगह पे बैठ के जो है लोगों को महसूस कर रहे होते हैं। ऐसे ही। बिल्कुल ऐसा ही है। तो नेक्स्ट क्या करने लगे हैं, क्या आने वाला है आपका? नहीं कोई एल्बम, कोई गाना आप रिलीज़ कर रहे हैं तो उसके बारे में मेरे बता दें। नेक्स्ट मेरे अपने सॉन्ग्स मैंने लिखे हुए हैं, इंशाल्लाह उस पर ऊपर वर्क चल रहा है और रिकॉर्डिंग हो चुकी है, उसके शूट्स रह गए हैं। तो इंशाल्लाह इस ईयर में ही मैंने 2 से 3 अपने सॉन्ग्स जो रिलीज़ करने हैं इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है। तो कुछ सुना ही दें जाते जाते। जी श्योर। हाँ साहब, नुसरत फ़तेह अली साहब। नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। घर में मरता हूँ तो कहते हैं कि जीता भी नहीं, घर में जीता हूँ तो कहते हैं कि मरना होगा। कहना गलत गलत, कहना गलत गलत तो छुपाना सही सही, कहना गलत गलत तो छुपाना सही सही, कहना गलत गलत तो छुपाना सही सही, कहना गलत गलत तो छुपाना सही सही। कासिद कहा जो उसने, कासिद कहा जो उसने बताना सही सही, कासिद कहा जो उसने बताना सही सही, कहना गलत गलत तो छुपाना सही सही।
कहते हैं मुझसे वो दिल लेके मेरा हाथ में, कहते हैं मुझसे वो क्या लोगे इसके दाम, क्या लोगे इसके दाम बताना, सही सही क्या लोगे इसके दाम बताना, सही सही। ये सुबह सुबह चेहरे की रंगत उड़ी हुई, ये सुबह सुबह चेहरे की रंगत उड़ी हुई। मैंने पूछा कि कल शब कहाँ थे, मैंने पूछा कि कल शब कहाँ थे, पहले शर्माए फिर हंस के बोले, पहले शर्माए फिर हंस के बोले, ऐसी बातें क्यों तुम पूछते हो, ऐसी बातें क्यों तुम पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं है। ये सुबह सुबह चेहरे की रंगत उड़ी हुई, ये सुबह सुबह चेहरे की रंगत उड़ी हुई। कल रात तुम कहाँ थे, वाह, कल रात तुम कहाँ थे बताना, सही सही कल रात तुम कहाँ थे बताना, सही सही कल रात तुम कहाँ थे बताना, सही सही। कहना गलत गलत, कहना गलत गलत तो छुपाना, सही सही। वाह जी वाह, अमेजिंग नालन और हसनैन, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानी पैदा करे और हम चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी इमर्जिंग टैलेंट जो है वो एक उभरता हुआ टैलेंट करके एक स्टार जो है वो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे आप लोग नजर आए। थैंक यू सो मच। तो व्यूअर्स, आपने म्यूज़िक की महफिल जो है हमने आज सजाई, आप लोगों ने सुनी है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स, एक क्लिप जो है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। आपने देखा एक छोटा सा पेंगुइन है, वो बर्फ़ के तौदों से होकर, पहाड़ों से होकर बिल्कुल अलग सुनसान जगह पे जा रहा है और अपने इर्द गिर्द देख रहा है, उसके इर्द गिर्द कोई उसके पीछे नहीं आ रहा। और ये भी कहा जा रहा है, बहुत से मुबस्सिरीन ये समझ रहे हैं कि पेंगुइन जो है ये दिल बर्दाश्ता होकर अपनी फैमिली से रूठ कर जो है इसने अपना रास्ता बदल लिया है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि ये पेंगुइन जो है वो खामोश बगावत कर रहा है। अब बगावत वो किससे है, इस माशरे से है, अपने एक सर्कल से, अपनी फैमिली से है, या अपने पेंगुइन होने पे है। तो ये बगावत की समझ तो नहीं आ रही, मगर इस वक्त ये सवाल उठाया जा रहा है कि पेंगुइन किसी गैर मामूली अंजाम की तरफ बढ़ रहा था, ये सब इंसानों की तरफ अपनी तशरीहात कर रहा था। तहकीक करने पर मालूम हुआ है कि ये वीडियो किसी हालिया वाइल्ड लाइफ फुटेज का हिस्सा नहीं है, बल्कि 2007 में रिलीज होने वाली इनकाउंटर्स एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड एक डॉक्यूमेंट्री से ली गई है, जिसे मारूफ जर्मन फिल्मसाज ने बनाया था। ये फिल्म जो है अंटार्कटिका में मौजूद इंसानी साइंसदानों और वहां के जानवरों की जिंदगी पर कहते ना कि बनाई गई है। तो फिल्म के आखिरी हिस्से में इस मंजर को दिखाया गया है, ये एक है और जिसके ऊपर जो है बहुत सी लोगों ने तबसरा भी किया है और बहुत से लोगों ने अपनी राय भी पेश की है, जिसमें एक जो पेंगुइन है अचानक से समुद्र की तरफ जाने के लिए जो है वो बढ़ रहा है, अपने कॉलोनी से निकल जाता है और लोग कहते हैं कि वो इस दुनिया से दिल बर्दाश्ता होकर, अपनी फैमिली से दिल बर्दाश्ता होकर और वो मौत की तरफ जा रहा है। मगर ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये सफ़र जो है गालिबन मौत पर जो है मुहित नहीं था और उन्होंने इसे मौत की जानिब मार्च कहा था। मगर तकरीबन 19 बरस बाद भी ये मंजर दोबारा सामने आया है। ये एक क्लिप जो है एक डॉक्यूमेंट्री से लिया गया है और इस क्लिप
क्लिप के ऊपर बहुत सी देखी हैं कि लोगों ने जो है वीडियोज़ भी बनाई हैं और बहुत से किस्म के एक्सप्रेशंस भी दिए। तो हमने सोचा कि आज हम आपसे ये क्लिप शेयर करें। तो व्यूअर्स, असल में पेंगुइन जो है वो रास्ता अपना ढूंढ रहा था, तो ढूंढते ढूंढते वो वापस अपनी कॉलोनी पे चला गया। असल इस क्लिप का ये मकसद था। तो व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे सोशल पेजेस पे जाकर कमेंट भी कर सकते हैं, हमारी वीडियोस को वापस भी देख सकते हैं। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।